हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथ का चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्नावली को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सवाल के अंदर आने वाले कुछ शब्द, जैसे बिंदुपात, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, शिखर, ऊर्ध्वाधर, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। यदि इन शब्दों का आपको बिल्कुल ही सही मतलब पता होगा तो आप सवाल को भी बहुत ही सरलता से हल कर देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्हीं शब्दों से आपके सवाल के अंदर जो बात दी गई है उससे आपको बनाना होगा एक डायग्राम। डायग्राम का मतलब चित्र बनाना होगा, और यदि आपने चित्र को भी सही बना लिया तो फिर समझ लीजिए आपने सवाल को 90% हल कर लिया। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 9। क्या नाम है चैप्टर नंबर 9 का हमारे पास में? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सबसे पहले तो हम समझते हैं इसका मतलब कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का यहां क्या मतलब है। तो आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति का परिचय। यदि आपने पूरी त्रिकोणमिति पढ़ ली है तो इस त्रिकोणमिति का हम उपयोग हमारे जीवन में कहां पर करते हैं, यह समझाता या सिखाता है चैप्टर 9। अब हम क्लास 10th में है तो सिर्फ हम 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से समझेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम क्लास 10 के हिसाब से कहां कहां पर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको बिल्कुल ही सरल शब्दों में। क्लास 10th के हिसाब से यदि बात की जाए तो हम त्रिकोणमिति का उपयोग दो जगहों पर करते हैं। कहां पर? किसी भी ऊंचाई को दूर से ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा हूं याद रखिए। आप यदि त्रिकोणमिति का यदि आपको नॉलेज है तो आप किसी भी ऊंचाई का, अब ऊंचाई से क्या मतलब है? ऊंचाई का मतलब मीनार, मीनार का मतलब बिल्डिंग। यदि आपके सामने कोई बिल्डिंग है, यदि आपके सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल है या कोई टावर लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई को यदि आपको ज्ञात करना है तो आप इसकी ऊंचाई को इस ऊंचाई वाली वस्तु से बहुत दूर खड़े रह करके भी ये कितना ऊंचा है यह आप बता सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ सवालों में हल करते हैं, आप इसको चाहें तो घर पर प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं और किसी भी ऊंचाई को बहुत दूर खड़े रह करके बहुत आसानी से बता दोगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, एक तो इसका उपयोग हो गया कि किसी भी ऊंचाई को यदि आपको ज्ञात करना है तो आप दूर खड़े खड़े ही किसी भी वस्तु की ऊंचाई को बता सकते हैं। एक तो ये पहला उपाय हो गया, ये हमारे पास में पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग क्या होता है? यदि कोई ऊंचाई वाली वस्तु है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे आप यहां पर खड़े हैं या यहां पर बैठे हैं, तो आप यहां बैठे बैठे ही ये बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस बिल्डिंग से कितना दूर है, या कोई वस्तु है तो इस बिल्डिंग से कितनी दूर है, वो आप इस ऊंचाई पर बैठ करके ही बता सकते हैं। और क्योंकि क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से बस इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है। नहीं तो त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, पर हमें अभी आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है यहां पर सिर्फ क्लास 10th के हिसाब से समझने की। तो हमने यहां पर समझ लिया किसी भी ऊंचाई को बहुत दूर खड़े खड़े ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, ऊंचाई पर यदि हम बैठे हैं तो कोई वस्तु यदि जमीन पर है तो उस बिल्डिंग या ऊंचाई वाली वस्तु से कितनी दूर है वो हम बता सकते हैं त्रिकोणमिति के नॉलेज से। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं और इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे, इसको समझने के लिए हम लेते हैं यहां पर सवाल नंबर फर्स्ट, उदाहरण 1। इस उदाहरण से आपको बहुत बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि हम त्रिकोणमिति का कैसे उपयोग करते हैं।
अब देखिए उदाहरण नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले तो आपको ये जो भी लाइन पढ़ रहे हैं तो इसके शब्दों का सही सही अर्थ पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां पर दो शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ आपके लिए तकलीफ भी हो सकता है, मीनार और ऊर्ध्वाधर। मीनार का मतलब होता है बिल्डिंग या आपकी कोई ऊंचाई वाला घर, और ऊर्ध्वाधर किसको कहते हैं, यदि कोई ऊंचाई वाली वस्तु है, ये मान लीजिए कोई जमीन है और इस जमीन से कोई वस्तु 90 डिग्री का एंगल लेकर के सीधी खड़ी हो रही है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल से धरती से ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऐसी चीजों को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर। तो ये मीनार क्या है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि जमीन से आसमान की तरफ 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी है। बस इतना सा आपको समझना है। और यहां बना देते हैं हम 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। और ये बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई खंबा हो, बिल्डिंग हो या टावर हो, तो झुका हुआ तो लगाएंगे ही नहीं, उसको 90 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल सीधा लगाएंगे, और इसी को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब यहां समझने में कौन से शब्दों की प्रॉब्लम आ रही है, मीनार को तो हमने समझ लिया, पाद बिंदु, अब ये पाद बिंदु क्या होता है इसको समझिए। आपके पास में यहां ऊंचाई वाली वस्तु कौन सी है, आपके पास में वस्तु है मीनार, और इस मीनार का सबसे निचला हिस्सा जो भूमि से स्पर्श कर रहा है, ये वाला बिंदु, किसी भी ऊंचाई वाली वस्तु का वह हिस्सा जो जमीन को स्पर्श कर रहा है, उस बिंदु को कहते हैं हम पाद बिंदु। और यदि आप थोड़ा सा संस्कृत जानते हो या हिंदी में थोड़ी सी अच्छी पकड़ है, तो पाद का मतलब होता है पैर। आपके जैसे पैर है पाव नीचे वाले, पाव या फिर कह लीजिए चरण, जो भूमि से स्पर्श करते हैं वो चीज कहलाती है पाद। पाद का मतलब क्या होता है, पाव या चरण। पर यहां ऊंचाई वाली वस्तु के लिए वह बिंदु जो भूमि से स्पर्श कर रहा है, जो इसका सबसे निचला स्तर, उसी को कहेंगे पाद बिंदु। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या कह रहा है, तो धरती के एक बिंदु से, मान लीजिए ये धरती है और इस धरती का एक बिंदु, मान लीजिए ये वाला ये बिंदु है, इस बिंदु से क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो इस पाद बिंदु से ये बिंदु कितना दूर है, तो ये कह रहा है 15 मीटर दूर है, तो ये हो गया 15 मीटर दूर। अब ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको डायग्राम या चित्र को ड्रॉ करते जाना है। यदि आप प्रत्येक शब्दों को बिल्कुल सही सही समझे तो आपका डायग्राम या चित्र भी बिल्कुल सही बनता जाएगा, और चित्र सही बन गया तो फिर बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को हल कर लेंगे। तो यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहां कौन सा समझने वाली बात है, एक तो शब्द आ रहा है शिखर। शिखर का क्या मतलब है, तो कोई भी ऊंचाई वाली वस्तु है तो उसका सबसे टॉप हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्से का जो बिंदु है, इसको कहते हैं हम शिखर। तो यहां से ऊंचाई वाली वस्तु के लिए दो चीजें आई, सबसे टॉप हिस्सा इसको कहेंगे शिखर, और सबसे निचला हिस्सा है जो भूमि से लगा उसको कहेंगे पाद बिंदु। ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इससे आपका यहां पर एक कोण बनेगा जिसको कहेंगे उन्नयन कोण। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं इसमें जोड़ करके, जिससे आपको स्थिति बिल्कुल और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्या बनाना है मुझको, उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण के लिए 1 मिनट के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति है ये, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां पर लेटा हुआ है। पोजीशन को ध्यान देना, व्यक्ति या छात्र है वो जमीन पर लेटा हुआ है। जब व्यक्ति को लेटा हुआ है तब आपका सवालों में डायग्राम कुछ अलग बनेगा, जब व्यक्ति खड़ा होगा तब भी चित्र कुछ अलग बनेगा सवाल के अनुसार। तो यहां पर आप यहां पोजीशन को समझने का प्रयास करना कि अभी यह व्यक्ति सोया हुआ है
और ये भूमि का दूर बिंदु है, यहां से मान लीजिए वो देख रहा है, किसको देख रहा है? पाद बिंदु को। इस बिंदु को देख रहा है, वो सीधा देख रहा है, तो कहां देखेगा? इसके पाद बिंदु को। और ये जो देख रहा है तो इसकी नजर जो है यहां पर, इस वाली नजर को, जो काल्पनिक नजर है, यहां से भूमि भी और इसकी नजर भी दोनों ही एक ही जगह है। पर ये जो इसकी, अभी समझ लीजिए कि जो काल्पनिक रेखा है उसकी जो नजर सीधी पाद बिंदु पर पड़ रही है यहां पर, इस वाली दृष्टि को क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर। याद रखिए, इस रेखा को कहेंगे हम क्षैतिज स्तर, या फिर दूसरे शब्दों में क्षैतिज स्तर कितना होगा? तो पाद बिंदु से जितना व्यक्ति दूर होगा वही इसका क्षैतिज स्तर भी होगा। दोनों एक ही बात है, पर मैंने आपको और क्लियर समझाने के लिए यहां लिख दिया क्षैतिज स्तर। अब इस स्थिति में, पहली स्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा है? यहां लेटा हुआ है और इस पाद बिंदु को देख रहा है। अब उसको यहां से ये लगा कि कितना ऊंचा है, तो अब वो दृष्टि इसकी यहां की पाद बिंदु पर। अब ऊंचाई को देखने के लिए क्या करना होगा? अपनी आंख को कुछ उठाना होगा। तो उसने अपनी आंखों को यहां तक उठाया और यहां इसके शिखर को देखा। किसको देखा? इसके शिखर को, ऊंचाई के सबसे ऊपर के हिस्से को देखा। तो उसने अपनी आंख कितनी उठाई? पहले तो वो क्षैतिज स्तर से अपनी आंखों को, शिखर को देखने के लिए इतना उठाया, और ये उठाने पर क्षैतिज स्तर और ये जो रेखा काल्पनिक, आपकी आंख उठा करके जो देखा और उससे जो काल्पनिक रेखा बनी, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो यहां पर देखिए, क्षैतिज स्तर या पाद बिंदु से ये व्यक्ति जो दूर है, ये रेखा, और यहां तक देख रहा है, उससे बनने वाली दृष्टि रेखा, दोनों मिलकर यहां पर एक कोण का निर्माण कर रही है। यहां से यहां तक इसका कोण का निर्माण हुआ। अब ये जो कोण का निर्माण हुआ, इस कोण को कहते हैं हम उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो अब तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा उन्नयन कोण क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई वाली वस्तु को जमीन से जब देखता, तो पहले कहां देखेगा? जैसे मैं आपको देख रहा हूं, पहले मैं सीधा देखूंगा, तो जो मैं सीधा देख रहा हूं इसको तो कहेंगे हम क्षैतिज स्तर। अभी तो मैं सीधा देख रहा हूं, पर ऊंचाई वाली वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी आंखों को कुछ ऊपर उठाना होगा। तो जो मैं पहले सीधा देख रहा था और ऊंचाई को देखने के लिए फिर एक रेखा बनी, इसके बीच में यहां से सीधा देखना और ऊपर के बीच में एक कोण बना, और इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। तो ऊ से याद रखिए, जब भी कोई ऊंचाई वाली चीज को व्यक्ति नीचे से देखता है तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। अब यहां कितना दे रखा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कोण, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे सामने कोई बिल्डिंग है, मैं अभी यहां सीधा देख रहा हूं उस बिल्डिंग को, और फिर आंख उठाई और मैंने कहा 60 डिग्री, क्या ऐसा 60 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 60 डिग्री मैं जब सीधा देख रहा था और आंख उठाई, उसके बीच में जो कोण को देखना कि कितना कोण बना, उसके लिए होता है एक यंत्र जिसका नाम होता है क्लाइनोमीटर। याद रखिए, क्या बोलेंगे? क्लाइनोमीटर। ये जो क्लाइनोमीटर है, अभी आपको किसी ऊंचाई को ज्ञात करना है, तो आप यदि क्लाइनोमीटर बनाना चाहे किसी जुगाड़ के माध्यम से, तो ये जुगाड़ है वो 20-30 रुपए में पूरा हो जाएगा। बस क्लाइनोमीटर इतने में ही बन जाएगा। और यदि आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग है, इसको आपको नापना है कि कितनी ऊंची है, या किसी खंबे की ऊंचाई को नापना है और घर पर क्लाइनोमीटर बनाना है, तो 20-30 रुपए के जुगाड़ में ये क्लाइनोमीटर बन जाएगा। पर दूसरे जो क्लाइनोमीटर होते हैं, जो अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रहों की दूरी को नापना हो, सूर्य की दूरी को नापना है, तो फिर वो अलग बात है। पर सामान्य तौर पर क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से यदि आपको सामान्य दूरियां नापनी है, तो 20-30 रुपए के जुगाड़ से आपका क्लाइनोमीटर बन जाएगा। और यदि कभी समय मिला तो ये क्लाइनोमीटर कैसे बनता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्लियर हो गया, इसको नापने के लिए किस चीज की जरूरत है? क्लाइनोमीटर की। तो ये हो गया 60 डिग्री।
अब यहां से देखिए, यहां से देखने पर पूरा सवाल हो गया। यहां पर फिर इससे क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई कौन सी है? मीनार तो ये है, तो फिर ऊंचाई भी है, यानी कि ये वाला मुझे ज्ञात करना चाहिए, हो गया आपकी ऊंचाई। अब देखिए यहां पर, यहां क्या बन रहा है? यहां पर बन रहा है आपका एक समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपको एक दूसरी बात का बहुत बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। कौन सा? तो इसकी भुजाओं के जो नाम होते हैं उसका नामकरण करना आपको आना ही चाहिए और आता भी होगा। पर यदि नहीं भी आता तो आप अभी समझ लीजिए कि भुजाओं का नामकरण कैसे करेंगे। तो अभी देखिए, ये थीटा या फिर कह दीजिए कोण यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका लंब। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्ण। और जो ये बची हुई भुजा है, इसका नाम हो जाएगा आधार। ये बहुत आवश्यक है सवालों को हल करने के लिए कि भुजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। अब एक और बात सुनिए, आपने समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने के लिए एक और प्रमेय का प्रयोग किया होगा। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? यदि दो भुजाओं के नाप आपको पता है, मान लीजिए आधार और लंब का पता है, तो फिर आप यहां से कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण और लंब पता है तो फिर आधार ज्ञात कर सकते हैं। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय में। पर त्रिकोणमिति में क्या हो रहा है? पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमिति में कितना अंतर है वो समझ लीजिए। यहां पर त्रिकोणमिति में यदि आपको एक भुजा पता है, तो मान लीजिए अभी आपको कौन सी भुजा पता है? ये वाली भुजा पता है, कितनी है? 15 मीटर। दूसरा क्या पता है? इसका एक कोण, ये हो गया कोण। यदि त्रिकोणमिति में आपको एक भुजा और एक कोण का पता है, तो फिर आप इस समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। और भुजा को ज्ञात करने का मतलब है कि आप किसी भी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात और समझिए, और किस चीज की आवश्यकता होगी? अब हमारे पास में ये एक भुजा भी आ गई और ये कोण भी आ गया। अब इसके लिए मुझे क्या, किसकी जरूरत होगी? त्रिकोणमितीय अनुपात की। यदि मुझे त्रिकोणमिति के अनुपात पता है सभी, तो फिर मैं बहुत आसान तरीके से इस सवाल को हल कर लूंगा। पर किसी किसी बच्चे को ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत कठिन लग सकते हैं, या फिर आपने इसको रट करके तैयार कर ली हो या याद कर लिए हो साइन थीटा से लगा के कॉट थीटा तक। तो इसको रटने के बजाय यदि थोड़ा सा समय देकर यदि आप इसको समझ लेंगे, तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों को न तो किसी ट्रिक के माध्यम से याद करने की जरूरत है, न ही यहां पर रटने की जरूरत होगी। और इसको मैंने पिछली प्रश्नावलियों में प्रत्येक सवाल में समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है आपने देखा हो या ना देखा हो, तो एक बार आप वहां जरूर देखना। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम बिल्कुल ही आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। पर उससे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस के बीच में होते हैं। तो यहां देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर क्या है? यहां पर है तीन भुजाएं। कौन कौन सी भुजाएं? एक तो आपके पास में कर्ण है, एक आधार है और एक लंब है। इन तीनों भुजाओं के अनुपात है आपके पास में, और इन भुजाओं की एक दूसरे से तुलना जो करते हैं, उसी तुलना से हम इसके नाप को निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास में कौन सी ट्रिक होती है इन भुजाओं के अनुपातों को देखने के लिए? तो आपने याद कर लिया होगा, लाल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, लाल बटा कक्का। हो सकता है आपने कुछ और नाम लिखा हो, पर लाल बटा कक्का बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से। तो यहां क्या हो गया? लाल बटा कक्का का मतलब लंब और कर्ण। यदि मैं यहां पर इस भुजा का और इस भुजा की तुलना कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? साइन थीटा, एक शब्द में। अब आपका जो फोकस है वो अनुपात पे या भुजा पे होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा फोकस जहां होना चाहिए वहां नहीं होता है, जो चीज नहीं होनी चाहिए वहां पर हमारा फोकस होता है। अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, ये बस आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है और यहां पर बस हम भुजाओं पर ही काम कर रहे हैं।
किस भुजा पे काम कर रहे हैं अभी? लंब और कर्ण की जब तुलना करते हैं इस भुजा की और भुजा की, तो हम इसको एक शब्द में बोलते हैं साइन थीटा। ये तो नाम मात्र का नाम है, साइन थीटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं, पर हम इस नाम को देख करके घबरा जाते हैं कि साइन थीटा क्या। अरे साइन थीटा कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, लंब और कर्ण, इन दोनों के बीच में तुलना कर रहे हैं कि कौन किससे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ऐसी तुलना करते थे, एक शब्द में बोलते हैं हम साइन थीटा। अब इसी प्रकार से यदि मैंने आधार और कर्ण की तुलना कर दी तो यहां बोलते हैं कॉस थीटा, लंब और आधार की तुलना कर दी तो इसको बोलेंगे टेन थीटा। ऐसा ही नहीं कि लंब और कर्ण की तुलना की जा सकती, कर्ण और लंब की भी तुलना की जा सकती है। जब उल्टा बोलेंगे, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा और आधार और लंब हो जाएगा आपके पास में कॉट थीटा। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए, इसको मैं और बिल्कुल ही सरल एग्जांपल से बताना चाहता हूं, जिससे आपके मन में त्रिकोणमिति को लेकर के या इसके सवालों को लेकर के आपके मन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। आप इसको एक सरल एग्जांपल से समझने का प्रयास करना, अच्छा लगे तो आप इसको देखना, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखिए। यहां पर क्या है, हमको ये नाम इसलिए लिखने पड़े क्योंकि यहां पर हम तीन चीजों की तुलना कर रहे हैं। कर्ण की आधार के साथ में भी तुलना कर रहे हैं, कर्ण की लंब के साथ में भी तुलना कर रहे हैं, कभी हम आधार की लंब के साथ तुलना कर रहे हैं। इस प्रकार से हम 6 प्रकार से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि तीन यहां स्थितियां होने पर यहां 6 प्रकार से तुलना हो रही है। तो हम ये नहीं भूल जाए कि किसकी भुजा की कौन सी भुजा से तुलना कर रहे हैं। इसको याद रखने के लिए सिर्फ नाम रखे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, इसीलिए इसका नाम है। अन्यथा यदि दो ही होते तो दो की तुलना एक दूसरे से कर देते। कैसे? जैसे समझिए, और इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। मैं क्या कहने जा रहा हूं, मान लीजिए आपके पास में यहां होता टेन और यहां होता मूल्य। मैं इन दोनों की तुलना करता हूं। कैसे तुलना करता हूं वो देखो, यहां पेन हो गया मान लो 1 और मूल्य है इसका 3, यानी मैं लिखता 1:3। अब दो ही चीजें हैं तो मैं मूल्य और पेन की तुलना कर सकता हूं, पेन और मूल्य की तुलना कर सकता हूं। यहां कोई नाम रखने की जरूरत नहीं। यदि 3 होते तो फिर मुझे भी उसको सही सही याद रखने के लिए कुछ नाम रखना होता, पर अभी दो ही है तो हमने ये कर दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ समझिए, हम यहां पर भी जब लेते हैं तो दो दो चीजें ही लेते हैं, या तो लंब और कर्ण लेते हैं, आधार या कर्ण लेते हैं, लंब या आधार लेते हैं, या इसका उल्टा लेते हैं। दो ही लेते हैं, जैसे पेन और मूल्य लिया वैसा ही यहां पर भी है। आपको बस पेन और मूल्य की तरह इस सवाल को समझना है। यदि आप इस पेन और मूल्य की तरह इस सवाल को समझ गए तो फिर आपको कभी भी त्रिकोणमिति कठिन नहीं लगेगी। आप समझोगे हाँ दो भुजाओं की तुलना कर रहा हूं, इससे अधिक यहां पर कुछ नहीं है। अब देखिए पेन और मूल्य को देख करके समझते हैं। तो इसका अनुपात लिखना तो मैं कैसे लिखूंगा, ये हो गया मान लो पेन और ये हो गया मान लीजिए मूल्य। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि पेन का अनुपात कितना, 1, तो इसके बराबर लिखूंगा मैं यहाँ 1 और मूल्य कितना 3। अब देखिए ये अनुपात मेरे को यहां से मिल गया। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां मुझे पता है मेरे पास में 39 रुपये है। मैंने क्या कहा, मुझे यहां पर एक बात का पता है, जैसे यहां पर एक भुजा का मुझे पता है कि ये 15 मीटर है, वैसे ही आप पेन और मूल्य में मुझे एक बात का पता है कि मेरे पास में मेरी जेब में 39 रुपये हैं। अब मुझे यह पता करना है कि 39 रुपये में कितने पेन आएंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, तो यहां देख लीजिए पेन है तो पेन का यहां कोई भी वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है तो आप रहने दीजिए, खाली है। तो पेन की जगह पेन लिख दिया, पेन का पता ही नहीं कि पेन कितने आएंगे, तो पेन को ज्ञात करना, पेन लिख दिया। और इसके बराबर में कितना दे रखा है यहां पर 1, तो इसके बराबर में कुछ नहीं है। मूल्य, अब मूल्य को देखिए, मूल्य मुझे पता है, मूल्य का मतलब मेरी जेब में कितने पैसे वो पता है, तो यहां मैंने लिख दिया 39। अब ये 39 किसके बराबर है, 3 के बराबर में। अब मेरे को इसको हल करना, तो कैसे करूंगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में बराबर है तो फिर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। 3 और पेन का मल्टीप्लाई करते हो गया 3 पेन बराबर में 39 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया 39। अब मुझे यहां देखिए पेन बराबर, पेन और 3 के बीच में मल्टीप्लाई कहा है, तो यहां लिखा हुआ 39, तो ये 3 कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणे में, तो यहां चला जाएगा भाग में। तो 3 का 39 में भाग देने पर कितना आ गया 11, 13, माफ करना 13 39 13, यानी कि
मैंने ये वाली पेन कितने आएंगे वो यहां से ज्ञात कर ली। बस यही बात यहां पर भी कर रहे हैं। यहां एक भुजा पता है और जैसे यहां पर मुझे मूल्य पता है तो पेन निकाल दिया, तो यहां आधार पता है तो मैं यहां लंब पता कर सकता हूं। पर कब पता कर सकता हूं? जब इसका अनुपात पता हो। यहां पर भी मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। इस पर आपका ध्यान रखिए। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि दो दो भुजाओं की यहां तुलना होगी, तो बस आप पेन और मूल्य से अधिक इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे। आप इसको बस इतना ही समझिए कि दो चीजों के बीच में कंपेयर हो रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं। यदि इतनी बात आपके दिमाग में आ गई तो फिर आपको कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां समझिए। अब यहां समझेंगे कि क्या समझेंगे। यहां पर मेरे को क्या दे रखा, जैसे पेन और मूल्य दे रखा था, तो यहां समझिए आधार, आधार तो दे रखा है, ये दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, लंब। तो यहां लिख दिया अनुपात लंब। यानी मैं क्या लिखूंगा, आधार बटा लंब। अब इन दोनों भुजाओं की तुलना होगी तो एक शब्द में क्या बोलेंगे, आधार और लंब। देखिए आधार और लंब की तुलना होगी तो इसको बोलेंगे हम कॉट। और थीटा, थीटा का मतलब क्या है, 60 डिग्री। कितना कोण है, ये हो गया कॉट 60 डिग्री के बराबर। ऐसा ही नहीं कि मैं आधार और लंब की तुलना कर सकता हूं, यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लंब अनुपात आधार। आप इन दोनों को चेंज कर दे तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस आपको इसको सही से लिखने आना चाहिए अनुपात को। लंब और आधार लिख दिया तो यहां क्या लिख सकते हैं, लंब ऊपर आ गया आपकी बार में, आधार नीचे आ गया। लंब जब ऊपर आ गया आधार नीचे आ गया तो क्या नाम हो गया इसका, लंब बटा आधार का मतलब हो गया टेन, और थीटा की जगह कितना आ गया 60 डिग्री। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि हम दोनों आधार बटा लंब भी लिख सकते हैं, कॉट 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, या लंब बटा आधार लिख सकते हैं, टेन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके अनुपात के लिए। अब अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप यहां पर एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बना दीजिए। ये बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। फिर क्या करना आपको, यहां रख देना है 90 डिग्री। ये रख दिया आपने 90 डिग्री। और थीटा देखिए कितना दे रखा है 60 डिग्री, आप लिखिए यहां पर 60 डिग्री। अब कौन सा काम करना आपको, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। बताइए ये तीसरा कोण कितना होगा वो मुझे बताइए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री तो ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, ये हो गया 150। तो 180 में से 150 चले गए तो बचा हुआ कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। तो मैंने लिख दिया यहां पर 30 डिग्री। अब ये दो कोण मिल गए। अब इससे क्या फायदा हुआ, तो अब आपको इसके त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने, बस आपको ऐसे ही रखना, 60 डिग्री यहां होगा, 30 डिग्री यहां, ये याद रखना। अब क्या करना आपको, 1 2 और 3। कितनी सरल बात है, आपको क्या लिखना है, 1 2 और 3, ये आपने लिख दिया, और 3 पे आपको लगा देना है रूट। अब दूसरा क्या करना, भुजाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। तो भुजाओं के नाम कहां से आएगा, 90 डिग्री है, सामने वाला हो गया आपका कर्ण। अभी 60 डिग्री का निकालना है क्योंकि यहां पर 60 डिग्री है। 60 डिग्री का निकाल रहे तब हो जाएगा ये लंब और ये हो जाएगा आधार। पर यदि यहां 30 डिग्री होता तो ये हो जाता लंब और ये हो जाता आधार। बस इतना सा आपको यहां पर लंब और आधार चेंज करते जाना है बार बार, इतना सा काम करना है। जब 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप बदलते रहोगे तो लंब और आधार आपके बार बार चेंज होते रहेंगे, कर्ण हमेशा आपका स्थिर रहेगा। ये बात आपको पता हो तो फिर आप साइन थीटा से लगा करके कॉट थीटा तक, साइन कॉस टेन कोसेक, किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री और 30 डिग्री का चाहिए तो बस आप 1 2 और रूट 3 लिख करके किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो। और ये कहां से और कैसे आया उस पर भी मैंने एक्सप्लेन किया आपके त्रिकोणमिति के परिचय लेसन में, यदि आप चाहो तो इसको भी देख सकते हैं। तो यहां से आप किसी भी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और 1 2 और 3 में कर्ण कौन सा होगा, दो कर्ण याद रखिए, क्योंकि यह एक कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा। तो
√3 कितना होता है? √3 का मतलब मुझे पता है कि इसका लगभग मान होता है 1.732 डैश डैश, यानी कि 2 से कम है। 2 होगा वो 60 और 30 डिग्री में कौन होगा, बस ये आपको याद रहना चाहिए। और 60 डिग्री की जगह 1 और यहां हो जाएगा √3। बस इतना सा पता है तो फिर इसका अनुपात आप लिख दीजिए और इन सवालों को बहुत आसान तरीके से हल कर लीजिए। अब कैसे हल करते हैं वो देखिए। पहले ले लेता हूं मैं tan वाला, क्योंकि अधिकांश समय आप tan थीटा का उपयोग करते हैं। यहां लिख देता हूं tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री कर दिया यहां पर। और tan 60 का tan का मतलब क्या हो गया? tan का मतलब आप लिख दीजिए अभी समझने के लिए, लंब बटा आधार। यही होता है tan का मतलब क्या होता है? लंब बटा आधार। अब tan 60 डिग्री का अनुपात कितना होता है वो समझिए। tan 60 डिग्री का मतलब लंब ऊपर की तरफ है तो लंब कितना हो जाएगा? √3 आ जाएगा आपके ऊपर की तरफ। और आधार कितना नीचे की तरफ है तो आपने लिख दिया आधार 1 नीचे की तरफ। अब आपको यहां क्या ज्ञात करना है? लंब का मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चाहे तो आप यहां पर लंब लिख दीजिए या फिर इस ऊंचाई को ज्ञात करना है तो लंब की जगह आप यहां पर लिख दीजिए हाइट बटा। अब आधार 1 के बराबर में, आपको पता है 1 के अनुपात के बराबर में कितना? 15। जैसे पेन और मूल्य में आपने देखा था, जैसे 1 के बराबर की वैल्यू पता है कितनी है? 15, तो आपने लिख दिया 15। अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई है, वज्र गुणा करना है आपको, कर लीजिए। 1 और h का किया तो यहां आ गया आपके पास में h, 1 और h का, और 15 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 15√3। ये आ गई इसकी ऊंचाई 15√3। कितना आ गया यहां पर? 15√3। अब यदि आपने tan से नहीं किया, cot से कर दिया, तो cot में क्या स्थिति होगी देख लीजिए। cot 60 डिग्री बराबर cot है, क्या लिखेंगे? आधार बटा लंब। यहां लिख दीजिए आधार बटा लंब। बस अनुपात आपको सही रखना है। अब यही भुजाएं तो वैसी ही रहेंगी जैसा है वैसा ही। तो आधार कितना दे रखा? 1, और आधार कहां? ऊपर की तरफ, तो अनुपात लिखिए 1 ऊपर की तरफ। नीचे कितना आ जाएगा? लंब कितना है? √3। ये हो गया √3। अब देखिए आधार कितना दे रखा? आधार पता है, आधार है 15, ऊपर आ जाएगा आपकी बार में 15। यहां नीचे आया था तो यहां ऊपर की तरफ आ जाएगा। और लंब है, इसको लिख दिया h। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। h और 1 का मल्टीप्लाई किया h, और 15 और √3 का मल्टीप्लाई करने पर आ गया 15√3। इस प्रकार से इसकी भी ऊंचाई को आपने ज्ञात कर लिया। दोनों ऊंचाई सेम है। आप चाहे तो tan थीटा से ज्ञात कर सकते हैं या फिर चाहे तो cot थीटा से ज्ञात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से समय कुछ ज्यादा हो गया ऐसा लगता है। अगली बातचीत हम पार्ट 2 में करेंगे और यहां पर पोजीशन भी बदलती जाएगी। व्यक्ति को मैंने यहां सोते हुए या जमीन पर लेटे हुए बताया है। दूसरे सवाल में जब व्यक्ति खड़ा होगा उस स्थिति में आपका डायग्राम कैसे बनेगा और इस सवालों को हम किस प्रकार से हल करेंगे उस पर भी पूरे डिटेल से बात करेंगे। पर यदि ये वाली बात आपको बहुत अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, साथ में ही सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई बात पसंद ना आई हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।